तो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही नज़दीक आ चुका है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यार कि अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी भी पॉसिबल है स्कोर करना मोर देन 80 एंड 85%। और देखो यार, जो उतने महीनों में नहीं हुआ वो एक महीने में किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ऐसा नहीं समझना कि जो मेरा 6 से 8 मंथ में नहीं हुआ वो हम एक मंथ में कैसे करेंगे, या जो मेरा 2 से 3 मंथ में नहीं हुआ वो 1 मंथ में हम कैसे करेंगे। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम लास्ट टाइम में जितना एफर्ट हम लगा सकते हैं अपने काम को करने के लिए, उतना हम स्टार्टिंग में एफर्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास प्रेशर नहीं रहता। और जैसा कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग, ठीक है, तो ह्यूमन बींग का एक खासियत है यार, इसको जितना प्रेशर में डाला जाता है ना वो उतना अच्छा से काम करके निकलता है। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू स्कोर मोर देन 80 एंड 85% इन बोर्ड एग्जाम्स। बस अब डिस्ट्रैक्शंस का ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दो यार, एकदम डिसिप्लिन में अब रहो तो ही ये पॉसिबल है। नहीं तो फिर अगर जैसे जैसे पहले का मंथ जैसे पार हुआ वैसा अगर अभी भी पार हो गया तो फिर यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि मोर देन 80 एंड 85%, इनफैक्ट पास भी नहीं कर पाओगे। तो जैसा पहले का टाइम पार हुआ यार, उसको अब जो हो गया सो हो गया, उसको एकदम ज़रा सा ध्यान नहीं लेना, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी देखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और अभी के टाइम में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस हमको इस पे फोकस करना है। तो जैसा कि यार पिछले वीडियो में अनाउंस किए थे कि हम कुछ बहुत ही बिग सरप्राइज कर रहे हैं क्लास 10th स्टूडेंट के लिए, तो यार वो इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं। और एंड इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम उस चीज़ का इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्लास 10th स्टूडेंट के लिए हम बोले थे कि अनाउंस करने वाले हैं, तो यार हम टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसमें से हम स्टार्टिंग का 15 से 17 क्वेश्चन खुद एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जिसमें कि पूरा चैप्टर का क्रक्स उसमें इंक्लूडेड होगा उन सब क्वेश्चंस में। वो सब क्वेश्चंस लेंदी ज़रूर होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चंस में से 20-25 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर चुके हैं MCQ में, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन से हम डिज़ाइन करते हैं यार, ताकि जिससे कि अगर एक क्वेश्चन तुम प्रॉपरली समझ गए तो इसका मतलब है कि तुमसे 7 से 8 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो रहा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और वैसा ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में यार हम चैप्टर फर्स्ट का, और हाँ यार, हम सिर्फ साइंस सेक्शन से अभी डील करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमको भी अपना पढ़ना रहता है। तो हम सिर्फ साइंस सेक्शन से डील करने वाले हैं टर्म 1 के लिए। फिर टर्म 2 में सोचा जाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि तुम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हमसे। ठीक है, तो बस इतना ही करना है तुम लोगों को कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, और हो सके तो यार अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है। ठीक है, तो यार देखो अभी हम करने क्या वाले हैं। अभी हम चैप्टर 1 का, क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का टॉप 25 MCQs लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को खुद एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जो भी हम मटेरियल बात कर रहे हैं यार, वो सारा कुछ हम PDF फॉर्म में नीचे अटैच कर देंगे, तो वो भी ज़रूर जाके देख लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें हम सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे, जिससे कि मेरे क्वेश्चन बताने के बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच जाएगा वो क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद यार अगर खुद से सारा क्वेश्चंस बन रहा है यार, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके हमको मैसेज कर सकते हो, या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हमको इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, हम डायरेक्टली तुमको वहाँ पे समझा देंगे। या नहीं तो किसी भी मीडियम से हमसे कांटेक्ट करो, या कमेंट सेक्शन में लिखो, कहीं भी लिखो, फ़ायदा तुमको चाहिए तो मेहनत तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर दे रहे हैं, और चैप्टर 1 का टॉप 25 MCQs क्वेश्चन अटैच कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। और देखो यार, और उस वीडियो को कंप्लीट देखो, लाइक करो, और बस इतना ही करना एक चैप्टर के लिए। मेरा नोट्स जो इंक्लूडेड हम वो बता दे रहे हैं, वो पढ़ लेना, और बाकी टॉप 25 MCQs सीरीज़ लाने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक्साइटिंग होने वाला है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज को एकदम तोड़ मड़ोड़ के उसमें डाला गया है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक नोट्स बनाने में और एक MCQ क्वेश्चन तैयार। और हाँ यार, हम ये इंक्लूड करना मिस कर गए कि ये जो भी MCQ सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हर 4th डे में एक वीडियो अपलोड हो रहा होगा, जिसमें कि एक चैप्टर का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा होगा, और उसके साथ 25 MCQs क्वेश्चन दिया जा रहा होगा, जिसको करने के बाद हमको नहीं लगता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चंस एक भी छूटने का संभावना है। ठीक है, तो बस बने रहो मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि यार
एक ही वीडियो मिस अभी तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है, अगर एक ही वीडियो मिस हो गया तो। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है, और इतना टाइम में, इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना है, तो यार प्रॉपरली डिसिप्लिन होके पढ़ना, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, ठीक है। और अगर टाइम टेबल का वीडियो चाहिए तो बोल देना यार, हम नेक्स्ट वीडियो उसी का लेते आएंगे क्वेश्चन सीरीज़ के साथ साथ। तो अपने से लेकिन ट्राई करना अपना टाइम टेबल बनाने का, और ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसको तुम फॉलो कर सको, ऐसा टाइम टेबल मत बनाना कि जिसको फॉलो ना कर सको, ठीक है। तो बस इसी के साथ हर एक 4th डे में एक वीडियो अपलोड हो रहा होगा जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ और साथ साथ नोट्स दिया जा रहा होगा, तो उसको ज़रूर एसेस करना, उसको ज़रूर पढ़ना ढंग से। उसके अलावा तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुका है और हम लेकर आ रहे हैं टॉप 25 MCQ सीरीज़ साइंस सेक्शन का सिर्फ। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉप 25 MCQ सीरीज़, और इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि पूरा चैप्टर तुम लोग को एक बार में कंप्लीट क्लियर हो जाए। और बाकी मेरा हैंड रिटन नोट्स इसके साथ इंक्लूडेड रहेगा, और जो भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं या जो भी हम PDF यूज़ कर रहे हैं, हम सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। जाके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ एक्सेस करना, इसका जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेगा या जो भी मेरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा, वो हम सब कुछ इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो उसमें जाके आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करते रहना। तो चलो देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच गैस इज रिलीज्ड। तो हम लोग चैप्टर 2 में जैसा कि पढ़े थे कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, ठीक है, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। ये रिएक्शन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का इस चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड देन मेटल ऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग प्रोसेस से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लैक्ड लाइम क्या होता है, लेकिन देखो यार, क्विक लाइम से हम लोग स्लैक्ड लाइम पे जाते हैं, ठीक है। when we add water in quick lime then slack lime and large amount of heat is released। तो कहने का मतलब ये है कि क्विक लाइम जो होता है वो मेरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम लोग स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। तो ये रिएक्शन इतना ही है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होता है, और जिस रिएक्शन से हीट रिलीज़ होता है, ठीक है, हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में पढ़े थे कि मैग्नीशियम का कुछ रिएक्शंस दिया हुआ था, और उसमें सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट ही था कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग को क्लीन करके डायरेक्ट एयर में जलाना था, ठीक है। तो देखो इस बेसिकली इसमें होता क्या है, तो जो मैग्नीशियम का रिबन रहता है उस पर वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसमें एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। वो बहुत ही थिन लेयर रहता है और वो लेयर रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ कोटेड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब पहले हम लोग को इस इक्वेशन को बैलेंस करने कहा गया है, उसके बाद कुछ कुछ नीचे 4 क्वेश्चंस लिखा गया है, उन चारों का आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसको बैलेंसिंग करना सीखते हैं। तो जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो भी एरो के राइट हैंड साइड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो यार, हम सबसे पहले इस दोनों को देखते हुए ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट साइड है उसमें 3 एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट है, लेकिन मेरा रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 एटम ऑफ आयरन प्रेजेंट है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आयरन के पहले, तो मेरा आयरन बैलेंस हो जाता है। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और देखो यार मेरा हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो थोड़ा हैंड राइटिंग एडजस्ट करना, बाकी समझने पे ध्यान दो। तो बाकी हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोडक्ट साइड कि मेरा 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन जो मेरा रिएक्टेंट साइड है वो मेरा सिर्फ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, वो भी H2 में है, ठीक है। तो हम H2 के पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हम क्या ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि जो मेरा हाइड्रोजन है वो टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड जाके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजनों की। प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यही हो गया। अब चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन कितना है? तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन 3 है। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है मेरा 4 एंड नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है मेरा 8, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल अगर सम करके बोले तो 12 और इंडिविजुअली आंसर करें तो 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितना है रिएक्टेंट साइड। तो देखो यार 3 एटम्स है मेरा आयरन का, 8 एटम्स है मेरा हाइड्रोजन का एंड 4 एटम्स है मेरा ऑक्सीजन का। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हो गया 15। तो टोटल 15 एटम्स है रिएक्टेंट्स। तो यार अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इसमें साफ साफ पूछा गया कि कौन सा लॉ रिस्पॉन्सिबल है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो यार केमिकल इक्वेशन हम जब भी बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ मास को कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का ज़रूरत है इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना था, इसीलिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आया। या कहो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का हम लोग को ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। तो यार अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स है, कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन यार देखो इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चंस निकल सकता है, ठीक है। इनफैक्ट जो सबसे लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो लास्ट 2 क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एकदम हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखो जितना भी क्वेश्चंस है सारा किसी न किसी चीज़ का डेफिनेशन है। तो सबसे पहला है देखो रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ यार, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कि जब भी रिएक्शंस होगा तो रिएक्टेंट से जब भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या ये सही में करेक्ट स्टेटमेंट है? ज़रा पॉज करके खुद का आंसर देना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। तो देखो व्हेन अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। कभी भी रिप्लेस करेगा, जैसे देखो रियल लाइफ एग्जांपल हो तो जो कभी भी मजबूत आदमी होता है ना वही कमज़ोर आदमी को मारता है, कभी कमज़ोर आदमी मजबूत आदमी को नहीं मार सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग ओनली, ठीक है। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। हमेशा करेगा तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट इट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हाँ यार ये बिल्कुल सही है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन ही यही है कि जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये डिकम्पोज हुआ, ये रिएक्शन टूट गया, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन ही है, तो ये करेक्ट है। तो चलते हैं थर्ड की तरफ। तो रिएक्शंस इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाँ यार ये बिल्कुल सही है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन ही है कि जब भी मेरा आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, रिएक्टेंट में, जब भी रिएक्टेंट में आयंस का एक्सचेंज होगा तो वो होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी यार हीटिंग से कैरिड आउट होगा तो वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब भी इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोजिशन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यार ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो हीट इज़ रिलीज्ड, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट देना पड़ता है जिस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, उससे हीट नहीं निकलता है, उसमें हम लोग को इनफैक्ट हीट देना पड़ता है उसका कुछ रिएक्शंस को होने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिक्वायर्ड कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हाँ यार, ये स्टेटमेंट ही इसका डेफिनेशन है कि जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होता है वो होता है हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो रिडक्शन होता है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या यही रिडक्शन होता है? तो हाँ यार, यही रिडक्शन होता है, क्योंकि रिडक्शन का डेफिनेशन ही होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाँ यार, ये ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन ही है, और इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यार हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है 2 और 7, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन से सिर्फ हमको आंसर पे पहुंचना है, नहीं, हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है तो इट मीन्स इस क्वेश्चंस को हम लोग को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यार ये सब चैप्टर्स में रिएक्शंस है जो हम लोग को पढ़ना है। तो जितना भी तरह का डेफिनेशन है हम ट्राई किए हैं कि एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कम्प्लीटली कि कितना सारा डेफिनेशंस है, ठीक है। तो 5 का आंसर हो गया डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सम केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, यू हैव टू टेल द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। हाँ यार, ये क्वेश्चंस लेंदी है, क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी जा रहा है, क्योंकि यार हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी होगा तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिक्स किया होगा और इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस निकल सकता है। और वैसे भी इसमें जितना भी रिएक्शंस दिया हुआ है, ये सब रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर का है, ठीक है। तो जितना भी रिएक्शंस है, रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि रिएक्शंस भी वैसा ही लिया गया है जो रिएक्शंस एग्जाम में जनरली पूछने का संभावना है। तो रिएक्शंस भी इस क्वेश्चन का, हर एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब देखो यार, सबसे पहला रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। देखो यार, ये बिल्कुल हम लोग का वैसा ही क्वेश्चन आ गया, क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम। यहाँ क्विक लाइम का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स सेलेक्ट लाइम, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। तो ये एक तरह का, तो सबसे पहले हीट देखेंगे तो ये बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग का कुछ ऑप्शंस दिया गया है P, Q, R एंड S, ठीक है। तो हम लोग को इसी के रेंज में आके बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो यार देखो, इसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर इसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो मेरा 1 का हो जाएगा S, ठीक है। तो हमको इसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीखना है। तो देखो यार, 1 का जिसमें S है, ठीक है, हम लोग सिर्फ वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें नहीं है, वो ऑप्शन को वैसे ही साइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का हो रहा होगा 1 का S, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B एंड C हम लोग का रेंज में है, बाकी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हम लोग का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यार ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो ये है मेरा FeSO4, हम लोग इसको बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट। और जब भी यार ये टूटता है तो ये मेरा टूटता है आयरन 3 ऑक्साइड, या हम लोग इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2 को सल्फ़र डाइऑक्साइड बोलते हैं, एंड SO3 को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी मेरा टूट रहा होगा FeSO4, तो ये टूट रहा होगा Fe2O3 में और SO2 में एंड SO3 में, ठीक है। तो सबका नेम भी बता चुके हैं। तो ये रिएक्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ध्यान में रखना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ जितना रिएक्शन का हुआ सारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा बेसिकली कौन सा रिएक्शन हुआ, ये मेरा हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार यहाँ हम इतना सही देख के बता सकते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि A, B और C में तो मेरा पहले ही ऑप्शन A एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 3 का मेरा P नहीं हो रहा है, 3 का मेरा हो रहा है R। तो जिसमें देखेंगे 3 का R है, मतलब वही मेरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन C मेरा बिल्कुल सही है। लेकिन यार हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम आगे देख रहे हैं।
तो देखते हैं यार, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है जो लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है तो वाटर लिक्विड बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इनफैक्ट सारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और ये रिएक्शन हो गया यार, यहाँ मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं जिंक सल्फेट और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, CuSO4 कॉपर सल्फेट से, तो हम लोग का बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, इसमें जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। तो बेसिकली यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है, इसमें जिंक रिप्लेस किया कॉपर को, ठीक है, या कॉपर रिप्लेस हुआ जिंक से, ठीक। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बाकी देखते हैं यार, लास्ट रिएक्शन ये है मेरा सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ मेरा आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सोडियम की जगह बैरियम आ गया और बैरियम की जगह सोडियम चला गया, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें मेरा एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा ऑप्शन सी में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यही लिखा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल मेरा यही लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन को देखते हुए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम लोग को सबसे पहले वो देखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो हाँ ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो अब हम चलो समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको याद करने का तरीका है यार, ऑक्सीडेशन में पहले O आता है, ठीक है, O आता है, इट मीन्स वो O जो है वो O को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब अच्छा गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी O आता है और ऑक्सीडाइजिंग में भी O आता है, ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको रिडक्शन बोल देते हैं। या कहो तो इसको ऐसे याद रखने का तरीका है कि O आ रहा है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में कुछ नहीं, इसलिए वहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब चलो देखते हैं कि क्या आयरन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यार यहाँ पे आयरन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो मेरा आयरन मेटल जो है यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे तो मेरा ऑप्शंस A, C एंड D बच रहा है, B ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो क्या मेरा यहाँ वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन पे चार्ज। तो ऑक्सीजन पे चार्ज है यार -2, ठीक है। तो ज़रा समझना, मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं हो रहा है। और हाइड्रोजन पे चार्ज है मेरा +1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए +2 -2, ये न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का चार्ज 0 है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ एटम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली चलो डेफिनेशन पे आते हैं। अगर डेफिनेशन से हम डायरेक्ट देखते हैं तो रिडक्शन का क्या होता है, रिडक्शन मीन्स होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ देखो यार, हाइड्रोजन यहाँ मेरा वाटर जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। H2O मेरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो वो है वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यार रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट चलो पहले क्लियर करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो होगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो किसी ना किसी को रिड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो अब चलो देखते हैं ये स्टेटमेंट, वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या वाटर जो है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वाटर क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो नहीं यार, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, तो वाटर में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं वाटर इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मेरा वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है,
तो हाँ, वाटर मेरा रिड्यूस हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज़ किसको कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज़ कर रहा है आयरन को। तो यहाँ पे यार ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन्स हम पहले भी, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद आयरन इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आयरन रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है? इट मीन्स अगर रिड्यूसिंग जैसा बिहेव कर रहा है तो आयरन को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तभी वो किसी को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आयरन मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेरा यार सिक्स्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या रिडक्शन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो नहीं यार, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं रिडक्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1, 2, 4 एंड 6। तो चलो यार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को नंबर लाइन पे, ठीक है, ताकि कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आए तो ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर मेंशन करते हैं कुछ कुछ चीज़। तो हम लिखे 0, 1, 2। ज़रा सा यार हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि डायरेक्ट कीपैड पे लिख रहे हैं फिंगर से तो नहीं बन रहा है हैंड राइटिंग। तो सॉरी यार इसके लिए ज़रा सा, लेकिन ज़रा सा अंडरस्टैंड करना तो बढ़िया रहेगा। तो यार बेसिकली हमको समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ताकि हम ऐसे तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ लें ताकि हमको ज़िंदगी में कभी दिक्कत ना हो। ये -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यार देखो, नंबर लाइन पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना होता है कि कुछ भी चीज़ हम लोग गेन कर रहे होते हैं उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि कुछ चीज़ गेन कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में ही बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग कर्ज भी गेन करते हैं, कभी हम लोग कर्जा भी गेन करते हैं जिससे हम लोग लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो ये भी समझना ज़रूरी होता है। गेन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, गेन का मतलब कभी कभी लॉस भी होता है। हो सकता है जो गेन क्वांटिटी कर रहे हैं वो गेन क्वांटिटी मेरा नेगेटिव हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस केस में भी वही हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि देखते हैं, तो यार इस प्रोसेस में देखने के लिए हम लोग को चार्ज पता करना होता है कि अगर मेरा किसी भी एटम पे चार्ज बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मेरा हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब भी मेरा नंबर लाइन में किसी भी एलिमेंट पे चार्ज राइट हैंड साइड तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और नंबर लाइन में लेफ़्ट हैंड साइड तरफ जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एटम रिड्यूस हो रहा है या वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि यहाँ मेरा चार्ज है आयरन पे रिएक्टेंट साइड में 0 और मेरा प्रोडक्ट साइड में आयरन पे चार्ज है 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे यार बेसिकली आयरन का चार्ज 2 and 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे आयरन दोनों स्टेट में पाया जाता है, 2 and 3 के स्टेट में, फेरिक और फेरस दोनों में पाया जाता है। तो यार इसमें देखो यहाँ क्या हुआ, आयरन 0 से +2 and +3 में गया, तो बेसिकली आयरन का यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, ठीक है, तो मतलब वो लेफ़्ट हैंड साइड गया, तो लेफ़्ट हैंड साइड गया इट मीन्स उसका हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना इतना ही सिंपल है कि अगर मेरा किसी भी एटम पर चार्ज बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है राइट हैंड साइड तरफ, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो हम लोग बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड तरफ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली उसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि कोई एलिमेंट पे चार्ज 0 से 3 हुआ, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अगर किसी एटम पे चार्ज 0 से -2 हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि बेसिकली उसका रिडक्शन हुआ। या 3 से 1 हुआ तो भी बोलेंगे रिडक्शन हुआ, या 2 से -1 हुआ ये भी बोलेंगे रिडक्शन हुआ। वैसे ऐसा किसी का होता नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है बस। जिसका 1 से 3 हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। तो यार जहाँ तक बात रहा है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि हमको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर्स पे नहीं जाना है, ठीक है।
तो क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं तो अभी हमको सीखना है, तो इसमें हमको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो मेरा आंसर होगा वो तो मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा ही, बाकी जो मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस नहीं होगा वो मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो इस पे भी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। जितना स्टेटमेंट है हर स्टेटमेंट पे एक एक क्वेश्चन, जितना स्टेटमेंट है हर एक स्टेटमेंट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखना, ठीक है, अटेंशन के साथ देखना। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो जो मेरा नेचुरल गैस का बर्निंग है या कोई भी रिएक्शन जहाँ बर्निंग हो रहा होता है वहाँ पे हम लोगों को हीट मिल रहा होता है। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। नेचुरल गैस जो होता है वो मेरा मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन जिसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, जब भी वो जल रहा होता है तो वो हम लोग को हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली हीट और एनर्जी जो भी निकलता है वो मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आते हैं रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस। जो यार हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को एनर्जी इसी से मिलता है। ठीक है, बाकी जो फूड हम लोग का ग्लूकोज वगैरह टूटता है तो वो हम लोग को सांस लेने के बाद ही टूटता है। ठीक है, तो जो हम लोग का रेस्पिरेशंस है, जो जितना भी रेस्पिरेशंस होता है उस वो सब जितना भी रिएक्शंस होता है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस, लेकिन ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। ठीक है, अब हम लोग चलो चलते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यार वाटर को इवापोरेट होने के लिए एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, जो हीट उसको सनलाइट से मिल रहा होता है। ठीक है, तो इवापोरेशन होने के लिए इसको हीट चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो मेरा थर्ड स्टेटमेंट है वो मेरा है इवापोरेशन ऑफ वाटर, जो कि है मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम CaOH2 फ्रॉम क्विक लाइम। ठीक है, तो जैसा कि हम इसको पहले भी बता चुके हैं कि ये एक बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो मेरा बनता है स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये मेरा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर इनटू कंपोस्ट। तो देखो यार, जहाँ भी डिकम्पोजिशन हो रहा होता है बेसिकली वो मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग को हीट निकलता है, हम लोग को हीट देना नहीं पड़ता। उसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो कोई भी एसिड जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो वो हम लोग को पता ही है कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इसलिए कहीं भी हीट को डाइल्यूशन होता है तो हम लोग कहा जाता है कि किसी जो इन्वेजिलेट कर रहे हैं उनके नज़र में करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। कभी कभी बर्न भी हो जाता है किसी स्टूडेंट का हैंड, या कोई फ्लास्क भी ब्रस्ट कर जाता है। ये एसिड को डाइल्यूट करने वक्त ये हो सकता है अगर प्रॉपरली हम लोग डाइल्यूट नहीं किए तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। और ड्राई आइस बेसिकली यार सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस हम लोग सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन बेसिकली डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्शन को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो भी सब्लिमेट हो रहा होता है वो इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्व करता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। इनफैक्ट वो इन्वायरमेंट से ही ले रहा है तो उसमें एनर्जी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ही ये आगे कन्वर्ट हो पा रहा है। तो मेरा बिल्कुल 3 and 7 जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये मेरा ए ऑप्शन में इंक्लूडेड है 3 and 7। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी जितना भी ऑप्शंस है वो मेरा इनकरेक्ट है, या कहो तो वो मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखना है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो precipitate X is formed when the solution of potassium iodide is added in the solution of lead nitrate. Name the compound X, name the reaction involved. तो यार सबसे पहले ये रिएक्शन हम लोग को कॉपी में लिखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन है, और ये सजेस्ट करते हैं कि ये रिएक्शन खुद से लिखो कॉपी में और बाकी इसको सॉल्व करके इसका आंसर्स बताओ। तो देखो यार, पोटासियम आयोडाइड हम लोग बोलते हैं Ki को। ठीक है, और लेड नाइट्रेट बोलते हैं PbNO3 होल 2 को। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन
होगा तो ये रिएक्शन बेसिकली इसमें आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट देगा पोटाशियम नाइट्रेट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा KNO3, और लेड आयोडाइड तो इसका फार्मूला हो जाएगा PbI2, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग वाला काम टोटली तुम पे छोड़ रहे हैं, बैलेंसिंग वाला काम टोटली कर लेना, क्योंकि यार ये रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है। तो जो कंपाउंड मेरा फॉर्म होता है, जो मेरा येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, वो मेरा होता है लेड आयोडाइड PbI2, ठीक है। और इसमें यार पहले ही स्टार्टिंग में बोल चुके हैं बेसिकली इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, तो ये मेरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का B, लेड आयोडाइड एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसी के बेसिस पे हमसे 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। X इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो हमको इसमें X फाइंड करना है कि X मेरा MnO2 है या HCl है, और Y इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, तो Y मेरा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि मेरा जो X है वो मेरा MnO2 है, क्योंकि MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, और रिड्यूसिंग एजेंट का हमको डेफिनेशन भी पता है कि रिडक्शन मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ Mn जो है वो ऑक्सीजन का भी लॉस कर रहा है, और वैसे यहाँ Mn पे +4 चार्ज है रिएक्टेंट तरफ, एंड Mn पे +2 चार्ज है प्रोडक्ट तरफ, ठीक है। तो X तो मेरा पता चल गया कि X मेरा MnO2 है, ठीक है। और हम जहाँ तक बात करते हैं ऑप्शंस का, तो ऑप्शंस भी यार बहुत इजी दिया गया है, क्योंकि ऑप्शंस देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि मेरा ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि X तो MnO2 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, A एंड C, लेकिन Y मेरा Cl2 दिया हुआ है, और Cl2 मेरा कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट तरफ है, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट साइड रहता और इससे कुछ बन रहा होता तो फिर हम इसके बारे में सोचते, लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट साइड दिया हुआ है, और कभी भी प्रोडक्ट साइड वाला मेरा रिड्यूसिंग एजेंट या कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इससे भी ऑप्शन से हम मार्क कर सकते हैं कि मेरा जो C है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन समझना है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं HCl में Cl पे मेरा -1 चार्ज है और हाइड्रोजन पे मेरा +1 चार्ज है, और जैसा कि डेफिनेशन से भी हमको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है तभी वो दूसरे को रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वही होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ HCl मॉलिक्यूल जो है वो मेरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, क्योंकि HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, ठीक है। क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है -1 से 0 में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है HCl में, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है आपस में, ठीक है। तो फिर जैसा कि अगर हम इसको लेके चलते हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हम क्या बताए थे कि अगर नंबर लाइन पे मेरा लेफ़्ट हैंड साइड जा रहा है तो वो मेरा होता है रिडक्शन, और राइट हैंड साइड जा रहा है तो वो मेरा होता है ऑक्सीडेशन। जैसा कि MnO2 का ले लेते हैं, तो Mn +4 में था, +4 से गया Mn +2 में, तो ये मेरा गया लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड गया तो हम उसको डायरेक्टली बिना सोचे बोल देंगे कि मेरा यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और बस ऐसे ही HCl में HCl का -1 से 0 गया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मेरा राइट हैंड साइड जा रहा है, तो यहाँ मेरा हुआ ऑक्सीडेशन। तो बस ये क्वेश्चन में इतना ही था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट। तो यार इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही कॉन्सेप्ट है, तो ये भी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन खुद से करना, और बाकी आंसर सारा दिया हुआ है लास्ट में, तो उसे चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट बिकॉज ऑफ। देखो यार, जब भी वाइट सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं ना, तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहा होता है। इट मीन्स सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूटता है, ठीक है। वो किस में टूटता है, तो यही क्वेश्चन है ये तो ये साफ साफ NCERT में लिखा हुआ है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है, ठीक है। तो इसका आंसर B है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। और बाकी कुछ छोटा मोटा चीज़ चाहिए तो यार वो सब सारे नोट्स में लिखा हुआ है, जो भी नोट्स हम PDF के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसको भी एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, उसको भी एक बार ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग्स।
तो जहाँ तक देखा जाए तो ये क्वेश्चन यार, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग का ऐसा था, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हम नहीं करने वाले। तो इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करना, और बाकी आंसर्स तो दिया हुआ ही है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स एक्स एंड वाई, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यार जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है। डिकम्पोजिशन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज करेगा, इट मीन्स वो टूटेगा, ठीक है। वो किन किन दो चीज़ में टूटेगा, वो दो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो बेसिकली यार ये जो रिएक्शन है ये हम लोग का डू यू नो सेक्शन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो अगर एनसीईआरटी बुक पढ़े हो तब तो ये सब आंसर करना बहुत ही सिंपल है, और अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, या किन्हीं का भी नोट्स फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। बस बात यह है कि आना चाहिए, बस बात यह है कि आंसर्स आना चाहिए। किन्हीं का भी नोट्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स एक्स एंड वाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी डिकम्पोज करेगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यार बेसिकली जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है वो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं जाके वो मॉलिक्यूल टूटता है। तो यार ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा एक्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाई कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया गया है रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली इसको बस बैलेंस करना है और आंसर्स करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना, वैसे ये रिएक्शन देख के लग रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन खुद से कर लेना, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड अप बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज़ कॉल्ड। तो देखो यार, जब भी ये होता है, जब भी फूड ख़राब होता है तो उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें जो भी फूड्स में फ़ैट्स और ऑयल्स रहता है वो रिएक्ट करता है एयर का ऑक्सीजन से, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो वो लास्ट क्या चीज़ में करता है, वो लास्ट करता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इट मीन्स फूड ख़राब हो जाता है, उससे बैड स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। फूड का ख़राब होना को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो यार ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आयरन रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, आयरन 2 वाला फॉर्म कर रहा है या आयरन 3 वाला फॉर्म कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन खुद से देख लेना, और बाकी जितना भी क्वेश्चन है आगे वो सारा PDF में इंक्लूडेड है, तो वो सब देख लेना, और बाकी सारा क्वेश्चंस का आंसर एट लास्ट दिया हुआ है। तो बस इतना ही था इस PDF में, और बाकी सब ये सब क्वेश्चन खुद से कर लेना। और देखो सबका आंसर्स भी दिया हुआ है एट लास्ट। और हाँ यार ये क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस करा है वो सब बहुत लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर वो सब क्वेश्चंस अगर ढंग से समझ में आ गया तो लगभग लास्ट का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही है, ठीक है। तो और बाकी सब डेफिनेशंस तो एक क्वेश्चन में आ ही गया। और यार 50 ईजी क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि 10 हार्ड क्वेश्चंस करना, क्योंकि 50 ईजी क्वेश्चंस करने से कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनेगा, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस करने से हम लोग का माइंड डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 50 ईजी क्वेश्चंस करने से अच्छा है 10 हार्ड क्वेश्चंस करो, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ऊपर ले जाओ, और अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ यार, जितना भी PDF हम इस वीडियो में यूज़ किए हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में एडेड रहेगा, तो वहाँ से जाके उस सारे PDF को एक्सेस करो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।